जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th A क्वेश्चन नंबर नाउ 7, 8, 9 एंड 10। ये 4 क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। यह है स्टैंडर्ड 8 मैथ CBSE RTPS। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है आज का। ऑन अ मैप डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड डिस्टेंस इन सेंटीमीटर वेरीज डायरेक्टली। मतलब ये होता है ना कि जैसे जब कोई मैप बनाता है, तुम अपने ज्योग्राफी में पढ़ते होगे, 2 अलग अलग सिटीज़ होती हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कई किलोमीटर में होता है। तो वो डिस्टेंस एक पेपर पे, ग्राफ पे अगर दिखाना है, मैप पे दिखाना है, तो हम एक यूनिट ले लेते हैं। हम ये कहते हैं कि चलो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ऐसा एक यूनिट मान ली जाती है। फिर अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाना है तो हम 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड डिस्टेंस इन सेंटीमीटर वेरीज डायरेक्टली। तो किलोमीटर और सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर अपनी 2 क्वांटिटीज, 2 यूनिट लेता हूँ। पहला डिस्टेंस इन किलोमीटर, दूसरा लेता हूँ डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। इसको मैं x से दिखाऊंगा, इसको मैं y से दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे क्या वैल्यूज़ दे रहे हैं वो देखो। ऑन अ मैप अ डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड अ डिस्टेंस इन सेंटीमीटर वेरीज डायरेक्टली एंड 25 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाई 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, तुम अपने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ लेना। 25 किलोमीटर आर रिप्रेजेंटेड बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कह रहे हैं कि देर आर 2 cities विच आर 7 सेंटीमीटर अपार्ट। उनके बीच में 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो एक्चुअल में कितना किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। ठीक है ना। तो हर 2 सेंटीमीटर 25 किलोमीटर की वैल्यू बता रहा है। कोई ऐसे 2 सिटी हैं से A एंड B जिसके बीच में 7 सेंटीमीटर का गैप रखा है, तो कितना किलोमीटर एक्चुअल में होगा। मैप के ऊपर 7 सेंटीमीटर बता रहे हो, तो एक्चुअल में कितना गैप होगा। तो ऑफ कोर्स इसे हम डायरेक्ट वेरिएशन से सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे x एंड y आर हैविंग डायरेक्ट वेरिएशन। So x is directly proportional to y. x is directly proportional to y. तो हम लिखेंगे x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। यहाँ पे तुम लिख दो x1, इसको लिख दो x2, इसको लिख दो y1, इसको लिख दो y2। अब इनकी वैल्यूज तुम पुट कर लो। 25 अपॉन x2, यहाँ पे 2 अपॉन 7। अब तुम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू x2 इक्वल्स टू 25 इंटू 7, x2 इक्वल्स टू 25 इंटू 7/2, x2 इक्वल्स टू, अभी 25 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ 12.5 हो जाएगा। अब 12.5 इंटू 7 करो, 12.5 इंटू 7 कर दो, 7 5 जा 35 का 3, 7 2 जा 14 एंड 3 17 का 1, 7 1 जा 7, सो 87.5 आ रहा है। ठीक, हाँ बराबर है। सो x2 वैल्यू इज 87.5 किलोमीटर। ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर 87.5 किलोमीटर। ठीक, वैल्यूज पुट करके अपने मन से कैलकुलेशन करो और फिर चेक करो कि कैलकुलेशन तुम्हारा राइट आ रहा है या नहीं। अच्छा, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि द अमाउंट ऑफ मनी रेज्ड एट अ चैरिटी फंडराइजर
is directly proportional to the number of attendees. Amount of money raised at a charity fundraiser is directly proportional to the number of attendees. सीधी सी बात है ना, कहीं अगर मान लो ढेर सारे लोग आए हैं तो ढेर सारा वहाँ पे डोनेशन भी इकट्ठा होता है, हर आदमी 10-10 रुपया भी देगा तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ क्या मिल रही हैं, पहला नंबर ऑफ पीपल बोलो या अटेंडीज़, जैसा उसने वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे अटेंडीज़ जिसने अटेंड किया, एंड फंड कलेक्टेड। इस हिसाब से हम यहाँ क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ मनी रेज्ड एट अ चैरिटी फंडराइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अटेंडीज एंड मनी रेज्ड। इसको x बोलता हूँ, इसको y बोलता हूँ। अब क्या बोल रहे हैं देखो, द अमाउंट रेज्ड फॉर 5 अटेंडीज़, अगर 5 अटेंडीज़ थे तो 15,000 रुपीज़ जमा हुआ। हाउ मच मनी विल बी रेज्ड फॉर 60 अटेंडीज़। ठीक उसी तरह के जैसे कि ये 5 लोगों ने जैसे डोनेट किया, उसी हिसाब से अगर 60 लोग आए होते तो कितना पैसा डोनेशन में मिलेगा, ऑफ कोर्स ज़्यादा मिलेगा। तो नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं तो अमाउंट कलेक्टेड भी बढ़ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे x and y are having, या ऐसा लिखो, it is a direct variation, it is a direct variation, ऐसा हम बता देते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन है, इसी बात को सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखेंगे, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। फिर तुम लिख दो x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ये है x1, ये है x2, ये है y1, ये है y2। अब 5 अपॉन 15,000 देन 60 अपॉन y2। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 इंटू y2 60 इंटू 15,000, y2 इक्वल्स टू 60 इंटू 15,000 बाई 5, y2 इक्वल्स टू 12 इंटू 15 होता है 180, 123, सो 1,80,000 ये कलेक्शन आएगा। कितने का कलेक्शन आएगा, 1,80,000 रुपीज़ का। ठीक, ये कलेक्शन आया। अगर 60 लोग जमा हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा कलेक्शन। तो अब हम चलें अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है हमारा 9th क्वेश्चन। क्या कह रहा है सुनो, द अमाउंट ऑफ द ब्लड इन अ पर्सन्स बॉडी वेरीज विद द बॉडी वेट। इनका कहना है कि भाई जैसे जैसे बॉडी का वेट बदलता है वैसे वैसे ब्लड कंटेंट भी बदलता है। ठीक है, अ पर्सन हुज वेट इज दिस मच हैविंग दिस मच ऑफ द ब्लड, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये जो वर्ड आया ना कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, उसका क्या मतलब है वो मैं समझाता हूँ। पहले यहाँ पे देखो दो क्वांटिटी दी गई है, 9th है ये, वेट ऑफ पर्सन ब्लड इन क्वार्ट्स, एक यूनिट है यहाँ पे ब्लड काउंट कैलकुलेट करने का। 75 kg है तो 5 क्वार्ट्स है। अब यहाँ पे पहला तो कांस्टेंट फाइंड करने बोला है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। उसके बाद बोल रहे हैं कि पर्सन विल वेट कितना रहेगा
इफ द ब्लड इज 3 क्वार्ट्स। सबसे पहले की क्वेश्चन खुद कह रहा है इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, तो इसमें कुछ आपको चिंता नहीं करनी है, खुद उसने बता दिया इट्स द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। इसे तुम x ले लो, इसे y ले लो। x ऐसा लिखो, इट इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब देखो इसको हम लिखेंगे x इक्वल्स टू के वाई। हम जैसा जानते हैं कि k क्या है, एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट क्या होगा, जब x अपॉन वाई करोगे तो वो कांस्टेंट ही मिलेगा। तो जब मैं k की वैल्यू तो मैं क्या बता रहा हूँ, x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू जैसे यहाँ पर दोनों वैल्यू पता है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। x अगर मैं 75 ले लूँ, y की वैल्यू 5 ले लूँ, कट कर लूँ, 5 × 5, 5 × 5 = 25, k इक्वल्स टू 15 kg पर क्वार्ट्स। तो ये क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया 15 kg। ये क्या है, कांस्टेंट, कि एक क्वार्ट्स ब्लड होने पे कितना वेट रहना चाहिए, दैट इज़ 15 kg। इस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो 3 क्वार्ट्स के लिए हमें आंसर कितना आएगा, 45। 1 क्वार्ट्स वाले का वजन कितना रहेगा, 15, तो 3 क्वार्ट्स वाले का वजन कितना रहेगा, 45। तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है। क्या कहते हैं इसको, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो हर प्रोपोर्शनल साइन हटाने के बाद हमें वो के मिलता है, और वो हमेशा बताएगा कि एक क्वार्ट्स पे कितना वेट रहेगा। ये रेशियो हमें क्या बता रहा था कि एक क्वार्ट्स होने पे पर्सन का वेट कितना रहेगा। अच्छा, सो अगर 15 kg का कोई बच्चा है तो उसकी बॉडी में कितना ब्लड होगा, 1 क्वार्ट्स। अब हम अपने क्वेश्चन के अगले पार्ट पर आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट हमारे क्वेश्चन का पूछ रहा था कि वो क्या रहेगा, हालांकि हमने बता दिया कि 45 आना चाहिए, फिर भी हम अपने मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारा मेथड क्या कहता है, हमारा मेथड कहता है कि x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। हमने इसको x1 लिया, इसको x2 लिया, इसको y1 लिया, इसको y2 लिया। 75 अपॉन 5 इक्वल्स टू x2 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 75 × 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू x। कट कर लोगे, ये तुम्हारे पास 15 आएगा, ये कितना आएगा, 45। तो ये आंसर जो हम बोल रहे थे 45 आएगा। दिस इज़ 45 kg। सो x2 आंसर इज़ 45 kg। ठीक, अच्छा, अब हम अपने 10th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। द हाइट ऑफ अ वाइड स्क्रीन टेलीविज़न। देखो, जब तुम टीवी वगैरह ख़रीदने जाते हो तो टीवी स्क्रीन में तुम देखोगे जितना इसका विड्थ होगा उसी हिसाब से इसकी हाइट भी होगी। अगर विड्थ कम होगी तो हाइट भी कम होगी, है ना। छोटी टीवी, बड़ी टीवी, ऐसा सब हम देखते हैं। तो अगर मैं इसको हाइट बोलूँ, इसको मैं विड्थ बोलूँ, तो विड्थ एंड हाइट ये दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। विड्थ एंड हाइट, ये x है तो ये y है। इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ। हमें क्या वैल्यू दे रहे हैं, द हाइट ऑफ ए स्क्रीन टेलीविज़न इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इट इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन
अब वैल्यूज़ क्या दे रहे हैं देखो, अ मैन्युफैक्चरर मेक्स अ टेलीविजन स्क्रीन दैट इज 60 सेंटीमीटर वाइड एंड 33.75 सेंटीमीटर इन हाइट. फाइंड द हाइट ऑफ द टेलीविज़न दैट इज़ 90 सेंटीमीटर वाइड. तो इसे देखो हम कैसे सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे हम लिखेंगे x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, x1 x2 y1 y2. x1 इज 60 अपॉन 90, 33.75 अपॉन y2. 60 इंटू y2 इक्वल्स टू 33.75 इंटू 90. सो 33.75 इंटू 90 अपॉन 60. ठीक, 0 0 कट कर दो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और कुछ कैंसिल करना है. हम क्या करते हैं अभी 33 इसको कट कर दो, ये 1.5 हो जाएगा. 33.75 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलती है. तो डायरेक्ट 15 का टेबल पढ़ो. 15 5 जा 75 का 7, 15 7 जा 105 तो 112, 45 सो 56, 45 50 आफ्टर 3 डिजिट 1 2 3 1 2 3 तो 50.625. तो y2 की वैल्यू हो गई 50.625. दिस मच यूनिट उन्होंने जो यूज़ किया है वही लिखना है, क्योंकि अगर ये यूनिट नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क काट देंगे वो. तो हाइट इस केस में क्या मिल रहा है हमें आंसर, ये मिल रहा है 50.625. ठीक, तो ये रहा आंसर कौन से क्वेश्चन का, अपने 10th क्वेश्चन का. तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन इजी हैं, फटाफट हो रहे हैं. 2 क्वेश्चन और बचे हैं, हम इसी वीडियो में इसी लेक्चर में ख़त्म कर लेते हैं. तो मैं इसको बढ़ा दे रहा हूँ, अभी 10 तक प्लान था बट मैं 2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ तो ये एक्सरसाइज आज ख़त्म हो जाएगा. ठीक है ना, चलो. तो ये हमारा 11th क्वेश्चन. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे. ये क्वेश्चन कह रहा है मेनी हेल्थ अथॉरिटीज़ रिकमेंड दैट अ हेल्दी डाइट कंटेन्स नो मोर देन 30% ऑफ कैलोरीज फ्रॉम द फैट. इफ जास्मीन कंज्यूम्स दिस मच कैलोरीज ईच डे, what is the maximum number of calories she should consume from the fat. ठीक है, ये क्वेश्चन देखो एक एग्जाम्पल है. कह रहा है तुमसे कि हेल्दी डाइट एंड यहाँ पे कैलोरीज की बात हो रही है, वो भी फैट से. तो देखो जो भी तुम खाना खाते हो ना उससे तुम्हें कैलोरी मिलती है, एनर्जी मिलती है. जब तुम ज़्यादा ऑयली फूड खाओगे तो उससे भी कैलोरी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है. लेकिन वो कैलोरी अगर तुम बर्न नहीं करते हो, यूज़ नहीं करते हो तो तुम्हारी बॉडी में फैट बनता है और अलग अलग इश्यूज़ क्रिएट होते हैं. तो इसलिए कहा गया है कि एक बैलेंस्ड डाइट में ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं 30% का रिकमेंडेशन है. मतलब 100 कैलोरी अगर तुमने जो भी खाना खाया है, अगर उसके टोटल कैलोरी 100 है तो उसमें फैट का कंट्रीब्यूशन 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30% होना चाहिए. अब ये देखो इसमें बता दिया गया, परसेंटेज में ये सारी बातें क्लियर हो गई. खाली एक पॉइंट 30% बोला, मतलब 100 कैलोरी फूड है तो 30 ही उसमें फैट होना चाहिए. आगे और अगर 1500 कैलोरी की तुम्हारी रिक्वायरमेंट है तो फिर फैट का रिक्वायरमेंट यहाँ पर कितना रहेगा, फैट कितना होना चाहिए 30% रूल के हिसाब से. तो हम अपने
इसी वेरिएशन से चलेंगे, एक्स एंड वाई। ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है तो ऑफकोर्स आपके पास फैट कंटेंट तो बढ़ेगा, और कम कैलोरी की ज़रूरत है, जैसे कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, वो कम कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उसको, तो उसका फैट कंजम्पशन भी कम है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इट इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे x1 x2, इसको लिखेंगे y1 y2। अब तुम यहाँ पे